नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जग दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज चर्चा का विषय है मोटे अनाज की गुणवत्ता एवं उपयोगिता। दरअसल में जो मेडिकल फर्टिलिटी है या जो चिकित्सक है उनका ये मानना है कि बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित है, यानी खान पान और हमारे रहन सहन से। और यकीन मानिए, जो मोटा अनाज है अगर ये हम अपनी दिनचर्या में अपने खान पान में शामिल कर लें तो बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उनसे बचा जा सकता है। लेकिन दर्शकों, दुविधा ये है कि मोटे अनाज के बारे में जानकारी बहुत कम है, खासकर नई जनरेशन को। उन मोटे अनाज क्या है, गुणवत्ता कैसी है, कैसे उपयोग किया जाए, ये जानकारी नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे साझा करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट के माध्यम से कि मोटे अनाज में वो कौन कौन से गुण हैं जिनसे अगर इसका उपयोग किया जाए तो हमें लाभ होगा, और साथ ही साथ उपयोग कैसे इसका किया जाए वो भी हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री खेमचंद कश्यप जी। कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। श्री खेमचंद कश्यप जी प्रगतिशील किसान है और किसानी और बागवानी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, और इस विधा में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर जानकारी कोई हमें दे सकता है। कश्यप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये जो मोटा अनाज है हम बार बार चर्चा करते हैं, मैं पिछले दिनों डॉक्टर्स का इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रहे थे कि मोटा अनाज जो है वो हमें अपनी खान पान में शामिल करना चाहिए ताकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं जो आजकल हो रही है, कॉमन बीमारियाँ, ये कम होगी जी। लेकिन आप ये बताएं कि ये मोटा अनाज जो है वो कौन कौन सी श्रेणियों में आता है? क्या सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दरअसल में डॉक्टर साहब, मोटा अनाज की जो आज चर्चा हो रही है विश्व स्तर पर, मोटे अनाज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रचार किया जा रहा है। सरकार इसके लिए नीतियां तैयार कर रही है और किसानों के उत्पादन के लिए और प्रोत्साहन के लिए वैज्ञानिक लोग भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जी। आखिर में मोटा अनाज कोई नई पद्धति नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों पहले से जो है मोटा अनाज उगाया जाता था है। जी। कहने में तो मोटा है जी। परंतु इसमें बारीक अनाज भी आता है, और वो चीज़ है जो कि ये एक जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये प्रतिरोधी क्षमता इन अनाजों में है। आपको मैं बता दूं जो मोटे अनाज की श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं। जी। मैं बात करूंगा कि ज्वार और बाजरा, दरअसल में तो ये मुख्य दो अनाज ऐसे हैं कि ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, परंतु ये कुछ एक क्षेत्रों में होते हैं जो कि ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं होते हैं। कुछ एक है जैसे आपका राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आपका गुजरात हो गया, यहाँ इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। जी। मैं बात करूँगा हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती होती है मगर बहुत कम। जी। बहुत कम। जी। यहाँ जो मोटे अनाज की श्रेणी में जो एक वैज्ञानिक आधार के रूप में है वो चुलाई, बथुआ, जी। कौनी, कोदरा, शौक और जौ। जी। ठीक है। जी। एक चीनी भी एक फसल है जो जी। कि ये इन श्रेणियों में आती है। जी। तो ये हिमाचल में इनकी जो है सैकड़ों वर्ष पहले से इसकी ऐसी खेती होती थी। जी। इसको कहते थे अकाल का अनाज। जी। क्योंकि ये ऐसा अनाज है जब अकाल पड़ता होगा, हम भी पैदा नहीं हुए होंगे, बुजुर्ग कहा करते थे कि ये अकाल का अनाज है, तो किसी मटके में ऐसे ड्रमों में, या ड्रम तो अब होते थे, पहले तो मिट्टी के घड़े होते थे, उसमें इसको सैकड़ों वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता था। जी। ठीक है। इसमें कोई किसी तरह का कोई भूण नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। जी। ठीक है। तो ये तब तक इसको प्रयोग किया जाता था, जब इसकी जरूरत पड़ती है तब इसका खाने के लिए यूज किया जाता था। जी। कश्यप जी, आपने कहा कि जो तो कुछ फसलें तो जो आपने गिनाई वो प्रदेश में नहीं होती, लेकिन प्रदेश में जो फसलें उगाई जाती है जी। वो उनके नाम भी आपने लिए। जी, जी। लेकिन साथ ही साथ आपने एक चीज़ कही कि इसका जो प्रयोग है या इसका जो खेती होती थी वो बहुत वर्षों पहले से होती थी। जी। जी।
मेरा सवाल ये है कश्यप जी कि जब ये परंपरागत खेती हुआ करती थी इन मोटे अनाजों की, जी। और पहले तो बीमारियां भी कम हुआ हाँ जी, करती हाँ थी, और आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि ये खराब नहीं होती थी। ये मोटा अनाज जो है उसको सुरक्षित रखते थे। जब जिन दिनों खेती का मौसम नहीं होता था तो उन दिनों जो है वो फिर इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें जी। और आज जो है वो इन मोटे अनाजों की खेती इतनी कम क्यों हो रही है, कारण क्या रहे? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि कम की बात नहीं है, विलुप्त हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, जानते ही नहीं है। आज के लिखा पढ़ा बच्चा, समाज शिक्षित जरूर है, परंतु उनका जीवन गेहूं, चावल और छुटपुट मक्की, 3 अनाजों पर आधारित है। उसके अलावा अभी भी नई जो जनरेशन है, इनके उपयोगिता कर गुणों के बारे में पता ही नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा मुहिम चलाई है कि इसको पुनर्जीवन करने की जरूरत है। क्यों? कि ये रोग प्रतिरोधी फसलें हैं। हमारे शरीर में ना जाने कितने रोग होंगे, किस तरह के विकार करते होंगे, और उन लोगों को जो कि श्रम नहीं करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, या आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको तो इस चीज़ की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज की डेट में हमें तो 5 स्टार होटलों में, शहरों में, पहली बात तो यह है कि इसको उगाए कैसे, बात उगाने की है। क्योंकि मैं एज ए फार्मर हूँ, किसान हूँ, मैं तो एक उगाने की बात करूँगा, परंतु इसके जो वैज्ञानिक गुण है तो वो नहीं मैं बता सकता हूँ। क्यों? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एज ए किसान हूँ। मैं किसान के नाते एक बात करना चाहता हूँ कि इसको उगाए कैसे। ठीक है ना जी। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके बीज तो विलुप्त हो गए, बीज ही नहीं मिलेंगे, है ना। आज के बच्चे तो ये नहीं जानेंगे कि भाई बथुआ का प्रयोग हम कैसे करें, जी बिल्कुल, कौड़ी का प्रयोग हम कैसे करें, कुदरे का प्रयोग हम कैसे करें। तो मैं इसी विषय पे विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगा। चिलाई एक ऐसी फसल है जो कि जिसमें इतने अच्छे गुण है, लौ तत्व, इसमें पता नहीं कितने गुण है इसमें, वो वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बताएंगे, ठीक है। पर इसको खाने से हमारे शरीर में बहुत से रोग जो है खत्म हो जाते हैं, आएंगे ही नहीं वो चीज़, ठीक है। तो एक चिलाई की मैं बात करूंगा। बथुआ एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम रोटी में इसको आटा पीस कर, बथुआ 2 किस्म का है, एक काला बथुआ और एक सफ़ेद बथुआ। सफ़ेद बथुआ का तो हम आज भी कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए व्रत हो गया, कोई निराहार है, किसी के फलाहार के रूप में सफ़ेद बथुआ को तो हम उसको भून करके उसके कहीं ना कहीं फलाहार के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु काले बथुए का जो प्रचलन और उसकी जो गुणवत्ता वो खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। काला बथुआ एक वैसा ही बथुआ है जैसा सफ़ेद बथुआ है। और ये ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि भाई ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर हम 10 आदमी का खाना बना रहे हैं घर में, तो इसमें 4 मुट्ठी बथुए के काले आटे की मिला दो, और मक्की के बीच इसमें मिश्रण होता है। वैसे तो गेहूं का भी होता है, पर यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले से मक्की के बीच में इसका प्रयोग होता है, और ये बहुत ही गर्म तासीर की का अनाज है। यानी सर्दियों में इसका उपयोग सर्दियों में इसका और पहाड़ों में जो है ये तो बहुत कारगर। और एक चीज़ बताऊँ आपको कि मक्की के आटे के बीच में इसका काला रंग होता है, ठीक है। तो आज के बच्चे बोलते हैं काली रोटी किसने खानी, ठीक है, मगर इसके गुण को पहचानिए। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार, इसके गुण को जानिए। इस गुण से हमारे पता नहीं कितने शरीर के जो हमारे रोग है, वो पता नहीं कितने रोग हो गए जो ये खत्म कर देगी, क्योंकि ये हमारे रिच फाइबर फूड है। बिल्कुल ठीक है, हाजमे के लिए भी ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है जो काला बथुआ है, इसको हम पीसेंगे। पीसेंगे कहाँ डॉक्टर साहब? सबसे बड़ा सवाल एक हो गया कि पीसेंगे कहाँ। आज जो घराट थे वो खत्म हो गए, कहीं घराट देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वो घराट जो कि पानी से चलते थे, कोई उसमें लागत नहीं थी, कोई बिजली का खर्चा नहीं था, इनकम का एक साधन था, उसको भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा। घराट में पीसा जाता है। घराट के अगर आटे की बात करें आज तो 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, परंतु उसको कहीं चलाना नहीं कोई जानता। लिखा पढ़ा समाज तो जरूर है, परंतु वो कहीं शहरों की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो इसको जो है बथुआ को पीस करके आटे के बीच में मिला करके इसकी रोटी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गर्म तासीर की होती है। अब मैं बात करूंगा कोदरे की। कोदरा भी हमारा एक पता नहीं कितनी 100 सालों से पहले से उगाया जाता है, और इसका जो है पशु चारा जो है इतना बढ़िया होता है। पशु इतनी इसमें प्रोटीन है, इतने इसमें गुण है कि पशु आहार बहुत बढ़िया है। और मनुष्यों के लिए भी ये ऐसा ही है। मनुष्यों के लिए भी इसका प्रयोग जो है पीस करके
और आटे के बीच में इसको मिला करके इसकी रोटी बना करके इसको खाया जाता है। जी। और इसमें बहुत से गुण है, बहुत से गुण है। तो यानी ये जो कोदरा की आपने बात की, बथुए की आपने बात की, आपने कहा कि आटे के साथ मिक्स करके जी, इसको इसको लें। हाँ, हाँ। तो इसकी रोटी अलग से नहीं बना सकते, जरूरी है आटे के साथ करना? दरअसल में इसकी रोटी इतनी मात्रा में इसको हम पैदा नहीं कर सकते। अच्छा। देखिए, जी। ये मिश्रित रूप में हो जाता है। अगर इस करते जी। हैं, बथुओं की रोटी करते हैं, अब क्या होता है, शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि में हम छोटी छोटी टिक्कियां बनाते हैं इसकी मीठी, जी। आलसू कहते हैं, कुछ जी, कहते हैं। जी। पर आज के टाइम में आज के बच्चे तो इसको बनाना ही नहीं जानते जी, हैं। बिल्कुल। होता है इसका, मगर ये थोड़ा सा चिकना होता है। जी। इसको आटे के बीच में ही मिला करके ही मिश्रित करके इसकी पौष्टिकता और स्वादिष्टता जो है तभी बनी रहती है। जी। कोदरे की भी इसी तरह से। जी। अब बात करूंगा मैं कौड़ी की। जी। कौड़ी तो आप जानते होंगे कि हिल एरिया में, बहुत हमारे होती है। जी। पर्वतीय क्षेत्र में, जी, ऊपरले बिल्कुल, एरिया में बहुत बिल्कुल। होती थी। जी। कैसे होती थी? वो एक अकेली फसल नहीं लगती थी। हमने मक्की की रो लगा दी और उसके बाहर जो है कौड़ी जी। हमने बीड़ों में लगा करके, और कौड़ी का जो है सीटा जो है नीचे को झुका रहता है, हैं? और उसको जो है सुखा करके, उसके दाने सुखा करके उसको उखली में कूट करके, जी। उखली में कूटा जाता है। जी। और कूटने के बाद वो एक चावल की तरह चावल की बनता तरह, है, जी, बिल्कुल। चावल की तरह बनता है। जी। और इसको जो है आप खीर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जी। खीर भी बनती है, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। और इसके अतिरिक्त हम तो कहते थे पहाड़ी भाषा में भात, किसी को अगर खसरा हो गया, बोदरी हो गई कोई ऐसे उसमें तो कौड़ी का जो है व्यंजन बनाया जाता था। इसके बीच में अगर लस्सी है आपके पास, लस्सी के साथ भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप दूध के बीच आपने इसकी खीर बनाई ना, तो नमकीन आप लस्सी के साथ इसको बना लो, बहुत अच्छी स्वाद बनती है। दाल के साथ आप इसका प्रयोग कर लो। तो कौड़ी भी एक इतनी अच्छी चीज़ है, इतने अच्छे गुण है इसमें कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको प्रयोग करें, प्रयोग करने से पहले आप इसको उगाए तो सही। जी, बिल्कुल। ठीक है, उगाए तो सही। और आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो आप फसल जो उगा रहे हैं उसके बीच जो है इसको उगा सकते हैं। ये अकेले, ये जो चीजें, कोदरे को तो आप अकेला लगाएंगे, जी। ये तो अकेला लगाना पड़ता है। जहां तक कौड़ी की बात है, कौड़ी तो आप अगर आपने कोई मक्की का खेत लगा दिया, कोई भी, तो आप इसमें आपने कोई फसल उगाई है उसमें आप दौर में जो है- लगा दो, जी, आप बिल्कुल। बीड़ों में लगा करके। ये इतनी बड़ी मात्रा में इसकी जरूरत नहीं होती है, मगर थोड़ी ये इसके गुण बहुत ज्यादा है। जी। ठीक है, जी। इसके गुण बहुत ज्यादा है। अब मैं बात करूंगा आपको शौक। शौक भी एक, ये सारी जो फसलें मैं बता रहा हूँ, ये खरीफ में लगने वाली फसलें हैं, जी। बरसात में लगने जी, वाली बिल्कुल, फसलें। ठीक है ना। शौक भी एक ऐसा ही है, इसकी भी बालियाँ ऐसी ही होती है। शौक भी एक ऐसा ही है, जैसा एक उसका भी दाना होता है। इसमें थोड़ा सा इसको उखली में कूटना पड़ता है, इसका छिलका थोड़ा सा जो है सख्त होता है। जी। और इसको निकाल करके आप जैसे कौड़ी का वो किया ना आपने, उसी तरह को उसके भी शौक को भी आप खीर बना सकते हैं। किसी और चीज़ में इसको, व्यंजन में आप इसको प्रयोग से, पर खाए तो जरूर आप इसको, इसके गुण को तो देखिए आप। जी। ठीक है। तो उसका उपयोग कैसे होता है जो शौक की आप बात कर रहे हैं? जैसे आप खीर बना लो, अच्छा। खीर बना लो, इसकी बहुत बढ़िया खीर बनती है। नमकीन बना लो आप इसका। और जी, और अगर कोई और भी आपने कोई इसमें कोई किसी उसमें इसका आटा भी बना सकते हैं। पर इसका दरअसल में एक, जैसे आप चावल बनाते हैं ना, जी। दमसेटू, जी। मतलब मांड नहीं निकालना है, बीच निकाल के नहीं। कौड़ी का भी यही होता है कि इसको भी दमसेटू बनाया जाता जी, है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग लोग बनाते जी। थे, परंतु आज की इसका generation- पानी जो है वो चावल की तरह आपने पानी हाँ, वेस्ट निकालना उसी नहीं में, है। उसी में निकालना नहीं है, उसी में ही, मतलब उस तापमान उससे में उसको- पौष्टिकता भी बनी हाँ, रहेगी। हाँ, हाँ, उसमें स्टीम द्वारा इसको बनाया जाता है, तभी इसकी जो पौष्टिकता बनी रहती है। जी। जी, जी। और अब मैं बात करूंगा आपको चीना। चीना भी एक ऐसी ही उपयोगी फसल है और गुणकारी है कि इसका प्रयोग भी इसी तरह से किया जाता है। इसकी भी खीर बनाई जाती है खाने के लिए, जी। है ना। ये बहुत से रोगों को जो है कंट्रोल करती है, होने नहीं देती है, जी। है ना। ये ऐसी चीजें हैं। और जहां तक बात करी आपने, एक मैं बात करूंगा आपको जौ, जी। नंगा जौ। नंगा जौ भी इसी श्रेणी में आता है। नंगा जौ एक वो चीज है जिसमें कि रेशा नहीं होता है। जी। उसमें बाहर से रेशा नहीं होगा। जी। अब हम जैसे कहेंगे कि जौ तो वैसा ही होगा जैसा है, मगर जो एक रेशे वाला जौ होता है, ज्यादातर हम उसको पशु आहार के लिए करते हैं। पर ये जो नंगा जौ है, इसको हम सत्तू के लिए उपयोग कर सकते हैं। सत्तू के लिए। ठीक है ना। जी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसको हम प्रयोग कैसे करें, क्योंकि ये किन्नौर, लाहौल स्पीति में, हिल एरिया में ये बहुत ज्यादा, लाहौल स्पीति में तो बहुत ज्यादा खेती की जाती नंगा है जौ। इसकी। नंगा जौ, नंगा जौ जो है ये दरअसल में खिलाड़ियों को इसके सत्तू दिए जाते हैं और बहुत गुणकारी चीज है ये। ठीक है। यानी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। प्रोटीन की मात्रा इसमें जी। बहुत से तत्वों के, इसमें बहुत से गुण है। जी। और इसमें एक, मैं एक चीज बताऊं कि ये परिपक्वता
से पहले इसका सत्तू के लिए प्रयोग करना है आपने, जी। तो परिपक्वता यानी से पक जाए तो उससे थोड़ा सा थोड़ा सा पहले पहले लें। जी। निकाल करके जी। आप इसको काट अगर सत्तू के लिए यूज़ करके करें। जी। और इसमें क्या होता है कि आग जला दी, जैसे हमारे गांव में आग जला दी, लकड़ियाँ होती है, आग जला दी, तो इसकी जो आगे की जो बालियाँ होती है ना, जो मतलब ये कांटे होते हैं, रेशा जो होता है, जी। उसको थोड़ा सा जला दिया जाता है। जब जला देना ना आपने हरा, तो उसका दाना नहीं गिरेगा, जला दिया और आपने सूखने दिया और उसको आपने थोड़ा सा भून दिया, हल्का आधा भून दिया, और उसके बाद सुखा करके और इसको अच्छी तरह से इसके रेशा निकाल, रेशा होता नहीं है वैसे, मगर थोड़ा जो है अच्छी तरह से इसको साफ करके और फिर इसके आप मोटे रूप में सत्तू बना लो। आप सत्तू बनाओ। सत्तू का प्रयोग भी आप बता दें नई जनरेशन को, हाँ, क्योंकि नई जनरेशन तो सत्तू के बारे में सत्तू का प्रयोग पता नहीं। दरअसल डॉक्टर साहब ये है कि सत्तू का प्रयोग दरअसल में भूल गए हैं, क्योंकि सत्तू जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में सत्तू के लिए तो पशु पालने पड़ेंगे। जी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पशु पालनी पड़ेगी, इनके लिए छाछ चाहिए हैं, छाछ के साथ इसका पौष्टिकता और बढ़ जाती है। जी। अब मैं ये तो मैं जौ की बात कर रहा हूँ। जी। हमारे पुश्तैनियों से मक्की का सत्तू, उसकी बिल्कुल गुणवत्ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मक्की का सत्तू भी ये होता है कि जब परिपक्वता से पहले मक्की जी, का भूटा बिल्कुल। हो जाता है, जी, उससे उससे जो पहले दाने निकाल निकाले लेते हैं। जाते हैं जी। और उनको अच्छे से मीठे स्टीम में भून करके और सुखा करके और उसको मोटा मोटा पीस करके लस्सी के साथ, लस्सी अगर प्याज हो गया जी। तो उसके आगे कोई नहीं, आपको दाल नहीं बनानी, कोई सब्जी नहीं बनानी, कोई और नहीं बनानी, और उसकी आप गुणवत्ता देखो और पौष्टिकता जी। देखो और समय की बचत देखो कितनी होती है। ना आपको एसिडिटी होगी, ना ना आपको लूज आपको मोशन acidity, लगेंगे, किसी ना भी तरह की वोमिटिंग कोई- होगी, जी, किसी जी, तरह की बीमारी नहीं, मतलब डाइजेस्टिव जो है पूरा पाचन प्रक्रिया जो है इसके लिए बहुत राहत देने वाली ये अनाज मतलब है। कोई 50-60 के दशकों से पहले इस चीज का ही ज्यादा प्रयोग होता था। जी। अब इक्का दुक्का होता था, एक दो लोग होते थे। अब क्या करना उन्होंने, सत्तू निकाले, लस्सी होती है, लस्सी निकाली, सत्तू मिलाए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, प्याज डाल दिया, तो आनंद आ गई। जी। तो ठीक है, परंतु आज की जनरेशन को अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं भाई हमारे बुजुर्ग तो कच्चा आटा खाते हैं, क्योंकि उनको उस गुणवत्ता की और उसकी पौष्टिकता का कोई पता नहीं है। जी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे परंपरागत फसलें थी, पुरानी फसलें थी, जी। चुलाई है, बत्थू है और जी कोदरा है, कौनी है, चीना है, जो भी ये फसलें हैं इनको तैयार करे, जी। उगाए और अपने भोजन में इनको प्रयोग करें। और साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको इसके अच्छे दाम लेने। अब बात ये है डॉक्टर साहब के मार्केटिंग की बात भी, मार्केटिंग की बात, बिल्कुल। भाई जी। इसको कौन फंसे कहाँ जी, करेगा। जी। आप इनको 300 रुपए से 400 रुपए तक किलो बेच सकते हैं। जी। जब आप इसकी गुणवत्ता और इसका प्रोसेसिंग का आपको जब पता चलेगा जी। तो लोग खरीदेंगे, नहीं, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, स्वाभाविक अच्छे तौर दाम से, मिलेंगे बिल्कुल। हैं, परंतु उगाने की बात है, पहले तो हम इसको क्योंकि तैयार लुप्त करें। प्राय चीजें हैं और नहीं। बहुत कम मात्रा में मिलेगी, तो अब नई जनरेशन का जो धीरे धीरे जो रुझान उसकी तरफ हो, तो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जो सैलानी लोग आते हैं उनके लिए इसका व्यंजन कैसे परोसे, जी। वो तो शेफ बता सकते हैं कि जो इस काम को करते हैं, कि हम इसका उपयोग कैसे करें। जी बिल्कुल। डोसे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जी। हैं? और जी रोटी के इसमें मिला करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, जी। अकेले खीर बना करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। और इसके अतिरिक्त हम दाल की बात भी करेंगे थोड़ी सी, जैसे जी। कुल्थी है, जी। हैं? कुल्थ भी इसी श्रेणी में आता है, मोटे अनाज में। मैं गुणवत्ता की बात करूंगा कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी, हालांकि ये इस श्रेणी में तो नहीं आता है, जी। पर मैं बात करूंगा कि कुल्थ भी एक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी दाल है। और जिस तरह गिमा हो गया है, ये ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जिसको कि हम प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और यही आधार भारत सरकार का भी है और राज्य सरकार भी है, भाई हमें ऐसे उत्पादन किया जाए जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधी जी। क्षमता उससे बनी रहे। स्वाभाविक तौर पर कश्यप जी, जैसे आपने कहा कि आप जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं वो तो सहयोग कर ही रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, जागरूकता अभियान चला रहे हैं अपने आसपास। साथ ही साथ प्रदेश सरकार या फिर कृषि विभाग ये भी अपने स्तर पर, या भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पे जो है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मोटे अनाज की क्या क्या गुणवत्ता है, क्यों उगवाना चाहिए। और आपने गुणवत्ता के साथ साथ, गुणवत्ता तो आपने कही, गुणवत्ता तो ज़बरदस्त है इस अनाज में, यानी अगर आपने निरोग रहना है तो आपको मोटे अनाज की तरफ से ही जाना पड़ेगा, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपने मार्केटिंग की बात भी कही कश्यप जी, आपने कहा कि अगर इन अनाजों को अगर उगाया जाए तो मार्केट में भी बहुत अच्छी वैल्यू, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। डॉक्टर साहब इसकी डिमांड इतनी है, जी। लोग लेना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं मगर कहाँ से ले, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इस चीज़ को तो हमें तैयार करना पड़ेगा। ये एक पुरानी पद्धति थी पर आज की डेट में ये नई हो गई।
इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। कश्यप जी, मेरा एक सवाल और आ रहा है जहन में। अब आपने कहा कि सदियों से हम परंपरागत तौर पे जो है इन फसलों को उगाया जाता था, इनका प्रयोग किया जाता था, जी जी और उन लोगों को पहचान थी फसल की क्या गुणवत्ता है। जी जी आज की डेट में आप जैसे किसान और सरकार भी बार बार जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बहुत गिरावट आई है इस तरफ की जागरूकता या इस तरफ जो लोग रुझान नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या कारण रहे होंगे? दरअसल में शिक्षित समाज है वो खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार जो है उन्हें सारी चीज़ें मुहैया करा रही है। मैं सरकार की बात करूँगा, आज जो है हमारे लिए गेहूं चावल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना, मिल रहा है, हमारे को आटा मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, ठीक है, दाल मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, सरकार सुविधा दे रही है। तो हम चाहते हैं, हम क्यों फंसे इसमें? इजीली अवेलेबल है, जब इजीली मिल रहा है तो हम क्यों करें? परंतु डॉक्टर साहब, कभी ऐसा समय आएगा कि हमें इन फसलों के पीछे जाना पड़ेगा और ये विलुप्त हो जाएगी और इसके हमें बीज तक नहीं मिलेंगे। ऐसा वक्त भी आएगा। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि लोग जो है जो चावल और गेहूं इसका ही सेवन करते जा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मोटा अनाज है इसकी तरफ जाने की आवश्यकता है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी और एक परंपरा से थोड़ा हट के भी, ताकि जो है। सब देखिए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि भी हमारे संसद में मोटे अनाज का भोजन परोसा गया है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जी हमारे नेतागण है बिल्कुल, उन्हें जी उसका व्यंजन परोसा गया, ठीक है, कितनी बड़ी महान बात है ये है। तो हमें तो इसमें जागरूक होना चाहिए। सरकार का काम क्या है कि उन्होंने धन मुहैया कराना, योजना बनानी, ठीक है, और वैज्ञानिकों ने नई तकनीक बतानी कैसे तैयार करना। परंतु डॉक्टर साहब, खेती तो किसानों ने करनी है, जी ठीक है ना, खेती तो हमने करनी है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें मेहनत कश होना पड़ेगा, हमें इसकी गुणवत्ता को समझना पड़ेगा और ये खेती हमें करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि लार्ज स्केल में करे, थोड़े स्केल में करे आप इनको, परंतु करे जरूर। लेकिन आपने एक प्रगतिशील किसान होने के नाते, एक्सपीरियंस किसान होने के नाते, अनुभवी किसान होने के नाते आपने कहा कि आप थोड़े मात्रा में भी करें, यानी कि जो आपके पास ज़मीन है, भूमि है, उसमें जो भी फसल आप उगा रहे हैं आप उगाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो है इन फसलों को, ज़्यादातर इसमें एक दो फसल को छोड़ के सारी फसलें ऐसी हैं जो दूसरी फसल के साथ उगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, बथुआ जो है आज नहीं है, बहुत सिरमौर में बड़ी खेती होती है, किन्नौर में होती है। तो कई किस्में हैं इसकी, कई किस्में हैं, ऐसी किस्में हैं कि आपको भरपूर पैदावार इसकी मिलेगी, भरपूर। हम उपभोक्ता तो जरूर है, परंतु प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं ना, हम उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब क्या होते हैं, व्रत आते हैं, जन्माष्टमी के व्रत आते हैं, हम बाजारों की तरफ जाते हैं कि जी बथुआ चाहिए। अरे भाई, हम उपभोक्ता ना बने, हम उसको, किसान जो है पैदा तो करे, खुद पैदा करे। इसमें सफेद बथुआ है, भूरा बथुआ है, इसके कई तरह के। एक बथुआ ऐसा होता है उसका जो है आपका जो सिला है वो सीधा जाएगा, एक बथुआ ऐसा होगा उसकी लर्जर नीचे को होगी। बहुत अच्छा उत्पादन है इसके लिए, अच्छा उत्पादन है। कोदरा जो है सभी जानते हैं कि इसमें ऊपर जो है वो ऊपर लगता है, इसका फल, दाने इसमें ऊपर लगते हैं, है ना। तो और उसके साथ क्या होता है, जो इसका जो नीचे का जो हिस्सा है कि उसके तो ऊपर के जो फूल होते हैं उसमें दाने हैं, उसको निकाल जाए। कहने का तात्पर्य ये है कश्यप जी, आपने कहा कि कुल मिलाकर आपको, किसान भाइयों को या हम लोगों को, नई जनरेशन को भी समझना पड़ेगा कि क्या इसकी जो है ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्या गुणवत्ता है और कैसे उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर आपने कहा कि खेती की तरफ लौटना पड़ेगा और इन अनाज का प्रयोग आपको जरूर करना पड़ेगा। कश्यप जी, आप स्टूडियो में और इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आप जरूर मोटे अनाज की तरफ अपना रुझान जरूर इसकी तरफ हो आपका, इसी आशय के साथ। और लेकिन आपके जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि मोटा अनाज तो हम उगाना चाहते हैं, लेकिन बीज कहाँ से लाएं? तो बीज के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान जो ब्यूरो है, उसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र है फागली में। ये तो क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ से आप मोटे अनाज के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से बीज भी आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर मोटे अनाज को उगाएं, अपने खेत में उगाएं, प्रयोग करें, इसकी उपयोगिता भी समझें और गुणवत्ता भी समझें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।